आज का जो सेशन है उसमें मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे डाउट डिफिकल्टी सब क्लियर हो जाए और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में जो जो अकाउंट्स तुम्हें समझ में नहीं आए हैं हम उसको डिस्कस कर ले। ओके, तो पहले हम हमारे मटेरियल से चालू करें या टेक्स्ट बुक से? मटेरियल से। लेट्स स्टार्ट विद Material. द मटेरियल। ओके, नाउ let's go to the material and हमने साबर डेयरी तक किया था, बट स्टिल एनी ऑफ यू हैव एनी डाउट इन दिस, लाइक ये पेज पे अप टू साबर डेयरी किसी को डाउट है कोई? अच्छा, आइडेंटिफाई कैसे करना है बच्चों कि ये रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है? तो सबसे पहले तो तुम्हें रूल्स पता होने चाहिए कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट। नाउ जहां पे भी नाम दिए, जैसे कि यू कैन सी ओवर योर Alka Stores, Deepak Dalal, then United Fire Insurance Company, Gujarat Vidyapeeth, then Bank Loan। अब बैंक लोन नाम नहीं है पर बैंक है, बैंक से हमने लोन लिया है तो बैंक इज द गिवर। तो जहां पे भी गिवर रिसीवर आता है वो हमारे पर्सनल अकाउंट्स है। लोन गिवन टू ए पर्सनल अकाउंट। कैपिटल, ओनर इज द गिवर। ड्राइंग्स, ओनर इज द रिसीवर। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करते ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हमारे पर्सनल अकाउंट को। नाउ इसके बाद रियल अकाउंट को कैसे हम आइडेंटिफाई करते? जैसे कि कैश है, कैश कम्स इन गोज आउट, फर्नीचर वी बाय वी सेल, मशीनरी वी कैन बाय वी कैन सेल, सो मशीनरी कम्स इन, मशीनरी गोज आउट। तो ये सब हमारे रियल अकाउंट है वेयर इट इज कम्स इन गोज आउट। तो तुम दोनों तरीके से याद रखो, एक तो कुछ आ सकता है जा सकता है तो वो तुम्हारा रियल अकाउंट है, दूसरा तुम पढ़ो कि ये क्या है, कैश। तो कैश इज अवर असेट विच कैन कम इन विच कैन गो आउट, तो इट्स अ रियल अकाउंट। फर्नीचर, वी बाय फर्नीचर, वी सेल फर्नीचर, सो इट्स अ रियल अकाउंट। मशीनरी, वी बाय मशीनरी, मशीनरी comes in, so it's a real account. So that is also how you can identify. Now रियल पर्सनल तो आइडेंटिफाई कर लिया, बट नॉमिनल यानी क्या? नॉमिनल यानी हमारे एक्सपेंस या इनकम या लॉस या प्रॉफिट या गेन। नाउ एक्सपेंस यानी क्या? एक्सपेंस यानी मनी स्पेंड एंड बेनिफिट रिसीव्ड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स फॉर दिस। तुमने व्हीकल खरीदा, तुमने व्हीकल खरीदा तो वो तुम्हारा असेट आया तुम्हारे घर पे, पर वो व्हीकल को चलाने के लिए तुम्हें पेट्रोल भराना पड़ेगा। एवरी टाइम यू फिल द पेट्रोल, आफ्टर यू रन द व्हीकल इट गोज लो, अगेन यू हैव टू गो फॉर फिलिंग अप द पेट्रोल। तो पेट्रोल का जो खर्चा है, कैन आई से इट्स फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो पेट्रोल एक्सपेंस इज योर नॉमिनल अकाउंट। घर पे तुमने टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदा, एसी खरीदा, तो ये सब असेट है, पर इसको चलाने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है। इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, बिल आया, यूज किया, बिल आया, पैसा दिया। तो बेनिफिट इज फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। फिर ये सब जो असेट है, इंक्लूडिंग योर बिल्डिंग और योर अपार्टमेंट और योर होम वे यू आर स्टेइंग, उसको मेंटेन करना पड़ता, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आता है, व्हीकल का रिपेयर मेंटेनेंस आता है, जिसका बेनिफिट इज फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सब जो है वो तुम्हारे नॉमिनल अकाउंट है। पता चला व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? ओके, नाउ जस्ट अ मिनट। Okay, so now let's see what doubts you have. तो रियल, पर्सनल, नॉमिनल को ऐसे हमें क्लासिफाई करना है। ओके, अच्छा, आफ्टर साबर डेयरी यू हैव एनी डाउट?
સર એક્સાઇઝ યાદ હતી? સર એના પછી એક્સાઇઝ છે ને, હા, એ એક્સાઇઝ એટલે શું એ ખબર ના પડી. એક્સાઇઝ ઓકે ચલો ગુડ ક્વેશ્ચન. એક્સાઇઝ એટલે કેવું છે કે પહેલા છે ને ગુડ્સ અને સર્વિસ ટેક્સ નતા, તો આપણે કંઈ પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ, આપણી ફેક્ટરી હોય ને કંઈ પણ બનાવીએ, મેન્યુફેક્ચર એટલે કન્વર્ઝન ઓફ રો મટીરિયલ ઇન્ટુ ફિનિશ ગુડ્સ, તો એના પર આપણે ગવર્મેન્ટને ડ્યુટી ભરવી પડતી, જેનું નામ હતું એક્સાઇઝ ડ્યુટી. ઓકે, તો એક્સાઇઝ ડ્યુટી હવે નથી રહ્યું, ઇટ ઇઝ કન્વર્ટેડ નાઉ ટુ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ. તો એક્સાઇઝ અને સર્વિસ ટેક્સ ભેગા થઈ ગયા અને જીએસટી આવી ગયું છે, એટલે એક્સાઇઝ ને you consider it as a nominal account. It's your business expense. Okay? Tithi? ઓકે સર, યસ. Okay. Now, anything else? Any other doubt? Acha, ઇન્કમ ટેક્સ નોમિનલ અકાઉન્ટ ના આવે? yes, good question. Income tax. Now, તે મારા લેક્ચર જોયા છે? આનું જે લેક્ચર છે જોયું છે? એમાં તને ખબર ને એક ફોટો મૂક્યો તો પેન કાર્ડનો? હા. સી ઇન્કમ ટેક્સ કેવું છે કે ઇન્કમ ટેક્સ સોલ પ્રોપ્રાઇટર હોય. હવે સે ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ એમ ડુઈંગ 10 different businesses, okay, not one, 10 different businesses. Let me show you by drawing a diagram. I am the owner is Sagar Desai. Now એવો કોઈ નિયમ છે કે હું એક જ બિઝનેસ કરી શકું? Is there ऐसा रूल कि तुम एक ही बिजनेस कर सकते हो, एक इंसान एक ही बिजनेस? ऐसा कोई रूल है इस देश में? आई कैन डू मल्टीपल बिजनेसेस इफ आई वांट. तो मेरा अलग अलग बिजनेस है, सागर अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट है, ओके, फिर सागर कंसल्टेंसी है, फिर सागर ट्रैवल्स है, फिर सागर बुक डेपो है. नाउ ये तुम देख सकते हो 1 2 3 4 4 बिजनेस मैं करता हूँ. मैं ज्यादा भी कर सकता हूँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि 4 बिजनेस मैं ये करता हूँ, हर एक का मैं ओनर हूँ, प्रोप्राइटर हूँ. नाउ ये चारों के लोकेशन अलग अलग है, ठीक है. नाउ मुझे टैक्स भरना पड़ता है, इनकम टैक्स इज ऑन इनकम. तो यहाँ पे जितना मेरा इनकम हुआ, यहाँ पे जितना मेरा इनकम हुआ, यहाँ पे जितना इनकम हुआ, यहाँ पे जितना इनकम हुआ, ये सब इनकम पे मुझे टैक्स भरना पड़ता है. तो अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई आया मेरे पास और उसने कहा, वो आ गया मेरे ये सागर ट्रैवल्स, और उसने मुझे ऐसा कहा कि वहां पे जो एम्प्लॉय था उसको ऐसा कहा कि भाई तुम्हारा इनकम टैक्स बाकी है. तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो सागर ट्रैवल है वो सागर देसाई से अलग है, तो ये जो टैक्स है तुम सागर ट्रैवल से ले लो? पर वो बोलेगा कि सागर ट्रैवल तो ये रहा सागर ट्रैवल, तो मैं किसके पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला किसके पास से पैसा लेगा? तो वो ऐसा बोलेगा इसका मालिक कौन है? तो उसका मालिक है सागर देसाई. तो मेरा एम्प्लॉय मुझे फोन करेगा कि सर ये सागर ट्रैवल्स पे एक इनकम टैक्स ऑफिसर आया है, वो हमसे टैक्स मांग रहा है. तो मैं उस इनकम टैक्स ऑफिसर से बात करूंगा और मैं उसको ऐसा बोलूंगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर सर जी, ये सागर ट्रैवल है और सागर देसाई है, ये दोनों अलग अलग लोग हैं, तो टैक्स जो तुम्हें चाहिए वो तुम सागर ट्रैवल से ले लो. सागर देसाई एक ओनर है, सागर ट्रैवल एक बिजनेस है, दोनों अलग अलग है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. तुम जाओ बिजनेस के पास और टैक्स ले लो. वो बोलेगा मैं तो यहाँ पे ही खड़ा हूं. तो ऐसा चलेगा क्या? इनकम टैक्स ऑफिसर ये आर्ग्यूमेंट मान लेगा हमारा? नहीं. ऐसा बोलेगा कि देखो भाई, तुम अकाउंट में जो भी पढ़ते हो, पढ़ाते हो कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है,
वो अकाउंट्स की बात है। बट फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है उसका ओनर सागर देसाई है। वो बोलेगा कि इसका प्रॉफिट कौन लेके जाता है, तो मैं बोलूंगा मैं लेके जाता हूं, तो फिर इसके ऊपर टैक्स तुम्हें ही भरना पड़ेगा। यानी ये मेरे बिजनेस के पास से टैक्स नहीं लेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर टैक्स लेगा फ्रॉम द ओनर ऑफ द business, and that is why we say income tax is a personal expense of the owner। ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है। तो इसमें इनकम टैक्स जो भी हम बिजनेस से भरते हैं वो एक्चुअली भरना ओनर को है, एंड दैट इज व्हाई इट इज ड्रॉइंग्स, एंड बिकॉज इट इज ड्रॉइंग्स owner is the receiver, and because owner is the receiver it is a personal account। understood this? okay। यस सर। अब मैंने जब तुम्हें पर्सनल अकाउंट पढ़ाया था तब मैंने डेलिबरेटली तुम्हें एक टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट नहीं पढ़ाया था, वो मैं अभी तुम्हें सिखाता हूं। नाउ कम टू दिस वन, अनपेड सैलरी। तुमने देखा अकाउंट का नाम क्या है, अनपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, यानी अनपेड सैलरी का मतलब है। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हेन कैन आई से कि सैलरी पे करना बाकी है? कैन आई से जब एम्प्लॉय ने काम कर लिया? कैन आई से मैंने सर्विसेज ले लिया तभी मैं बोल सकता हूं कि पगार चुकवવાનો बाकी છે। હવે કોઈએ મારે ત્યાં આવીને કામ કર્યું, किसी ने वर्क किया मेरे वहां 1 मंथ, पर मैंने उसको पगार अभी तक दिया नहीं है, तो मुझे उसको पगार देना पड़ेगा, पर अभी तक वो अनपेड है, तो कैन आई से ये मेरा लायबिलिटी है। नाउ कैन आई से सर्विसेज आई हैव ऑलरेडी अवेल, तो कैन आई से खर्चा तो ऑलरेडी हो चुका है बिकॉज सर्विसेज ले लिया है। तो सर्विसेज ले लिया है पर पैसा दिया नहीं है, तो मुझे किसको पैसा देना है? किसी इंसान को ही पैसा देना है जिसने काम किया है, पर अकाउंट्स में हम उस इंसान का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते नहीं है। हम क्या लिखते हैं? अनपेड सैलरी, और वी ऑल्सो राइट आउटस्टैंडिंग सैलरी। ध्यान दो प्लीज, वी ऑल्सो राइट आउटस्टैंडिंग सैलरी। नाउ अनपेड या आउटस्टैंडिंग का मतलब है ચૂકવવાના બાકી। કોને ચૂકવવાના બાકી? જેની આગળથી આપણે કામ કરાવ્યું, જેની આગળથી આપણે સર્વિસીસ લીધી। તો यहाँ पे one effect is service comes in, other effect is some person is the giver जिसको अभी तक हमने पैसा दिया नहीं है, तो हम उसका नाम नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं अनपेड सैलरी, बिकॉज ये हमारे एक्सपेंसेस से कनेक्टेड है, तो अनपेड सैलरी लिखते हैं। तो ये एक पर्सनल अकाउंट तो है, पर इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव यानी इट रिप्रेजेंट्स सम पर्सन। अनपेड पगार છે તો કોને આપવાનો છે? કોઈ વ્યક્તિને જ આ પૈસા આપવાના છે। ઇઝ ધીસ ક્લિયર? All of you, Manav, Yes, sir. you understood? Yes, sir. Okay. Now, जैसे अनपेड सैलरी है वैसे प्रीपेड रेंट है। यू नो व्हाट इज प्रीपेड? जियो का सिम कार्ड यूज करते हो तो उसमें तुम्हें एक साथ 3 महीने का रिचार्ज कराना पड़ता है। अब मुझे ये बताओ, तुमने आज 3 महीने का रिचार्ज कराया और कल वो सिम कार्ड तुमने तुम्हारे फ्रेंड को दिया, तो तुम वो रिचार्ज के अंदर जो पैसे है वो तुम्हारे फ्रेंड से लोगे कि नहीं लोगे? तुम उसको बोलोगे आनी अंदर मारा 300 रुपया છે, હજી મેં વાપર્યા નથી, તો એ 300 रुपया તું મને આપી દે અને આ સિમ કાર્ડ લઈ લે। तो कैन आई से प्रीपेड एनीथिंग यू हैव पेड इन एडवांस, वो अभी तक तुम्हारा खर्चा नहीं हुआ।
खर्चा कब होगा? जैसे तुम किसी को कॉल करोगे, जैसे तुम सर्फिंग करना चालू करोगे, कहना इसे तब तुम्हारा खर्चा होना चालू हुआ। तो 398 का रिचार्ज कराया है, अभी तक 98 यूज हो गया है, तो कहना इसे 300 अभी तक प्रीपेड है, अभी तक उसका खर्चा हुआ नहीं है। कहना इसे यू कैन गेट दिस मनी फ्रॉम समवन बाय गिविंग योर सिम कार्ड। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? तो प्रीपेड रेंट, मैंने भाड़ा एक साथ भर दिया, तो मैंने पैसा किसी को एडवांस में दे दिया है, तो वो मेरा अभी तक खर्चा नहीं है। कैन आई से आई हैव अ राइट टू रिकवर? इफ आई हैव पेड इन एडवांस एंड आई हैव नॉट अवेल द सर्विसेज, आई हैव अ राइट टू रिकवर दिस मनी। अगर तुम जियो कंपनी के पास जाओगे और बोलोगे मेरा फोन का कनेक्शन कैंसिल करो प्रीपेड का, तो उसके अंदर जितना भी बैलेंस है तुम्हारा राइट है वो पैसा तुम्हें जियो से रिकवर करने का, तो उसका कोई प्रोसेस डेफिनेटली होगा और तुम्हें वो पैसों का चेक या डायरेक्ट डिपॉजिट तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। समझ में आया तुम्हें? तो एनीथिंग यू हैव पेड इन एडवांस इज नॉट योर एक्सपेंस, इट इज योर असेट। क्यों? क्योंकि अभी तक सर्विसेज लिया ही नहीं है। यू हैव गिवन टू द पर्सन, you have a right to recover from that person, from that organization, from that institute. Hence, prepaid rent is also your representative personal account. Concept पता चला representative क्या है? तो unpaid, prepaid, receivable, payable, ये सब वर्ड जहां आते हैं, यहाँ वहां पे be careful, चेक करो कि ये क्या है। ये सब है तुम्हारे पर्सनल अकाउंट। अंडरस्टूड दिस? ओके। इनकम टैक्स पता चल गया, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा इनकम टैक्स। सो योर यू विल राइट इट इज अ पर्सनल अकाउंट एंड दिस इज पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर। सर अब बोलो। सर गुड्स बर्न बाय फायर क्या आएगा? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। गुड्स बर्न्ड बाय फायर। नाउ तारा दुकान में गुड्स जे छे आग लागी ने એ डिस्ट्रॉय થઈ ગયા, તો કેન યુ સેલ ધોઝ ગુડ્સ? નો. એનું આના બે ઇફેક્ટ શું થયા? આગ લાગી અને ગુડ્સ જલી ગયા, તો એક ઇફેક્ટ એવી થઈ કે કેનાઈ से નુકસાન થઈ ગયું, યસ. અને કેનાઈ से હવે આ ગુડ્સ તો ગયા, આ ગુડ્સ કોઈ કામના છે नहीं, नहीं. से goods goes out. Yes. That is why goods burned by fire is a real account, and there you write goods goes out as an explanation. Is Sir, this clear? sir. Sir, goods burned by fire और goods destroyed by fire में क्या difference? ना, सेम तो है यार। तो सर फिर टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है नॉमिनल एंड बिजनेस लॉस। इसमें लिखा है, लुक टेक्स्ट बुक में, उसमें एक मिनट टेक्स्ट बुक में आ जाने दो, पेज नंबर बता मेरे को। सर पेज नंबर तो मुझे भी देता सर। इलस्ट्रेशन 5 पे आता हूँ मैं। 50 नंबर का क्वेश्चन। ओके, इलस्ट्रेशन 5। हाँ ओके, इलस्ट्रेशन 5 पे आता हूँ मैं। सर देखो सर गया। बोलो कौन सा? 50 नंबर का, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओके, हाँ सी बेसिकली कैसा है कि टेक्स्ट बुक को मैं पूरा गलत नहीं बोल सकूंगा, क्योंकि ये सब जो है ना, परचेज अकाउंट और डिस्ट्रॉयड एंड गुड्स गिवन, ये परचेज को कितनी रेफरेंस बुक में इसको भी एक नॉमिनल अकाउंट ट्रीट किया है, क्योंकि प्रॉफिट फाइंड करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये आउटराइटली रॉन्ग नहीं है टेक्स्ट बुक ने जो लिखा है, पर अभी के लिए तुम उसको है ना करेक्ट करके लिख दो रियल अकाउंट। ओके, आइडियली यहाँ पे जो हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, गुड्स कम्स इन गुड्स गोज आउट,
we take them as real account. कुछ CBSE टेक्स्ट बुक में it is treated as nominal account, पर हमारे गुजरात बोर्ड में ये टिपिकल ऐसा दिया है. तुम अभी के लिए इसको रियल लिख दो, फिर तुम्हारी स्कूल में देखो क्या कराते हैं, अगर कराते हैं तो, और फिर उसमें जो स्कूल में कराते हैं वो तुम लिखना. ठीक है, मेरे लिए तुम इसको रियल अकाउंट ही लिखो, बिकॉज दैट्स हाउ वी हैव लर्न. ओके Okay, sir. Thank you. ઓકે, બટ પરમ Yes, અરે yes, sir. એવું લખ્યું હોત ને loss by fire, તો it would have been a nominal हाँ, account. yes, sir. पर वो मुझे confusion था ये दोनों में. You are right, your confusion is right और legit है. ओके, तुम्हारा confusion because ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में रियल अकाउंट रिलेटेड को गुड्स को कितनी बार कितने रेफरेंस बुक में इट इज क्लासिफाइड एज अ नॉमिनल अकाउंट आल्सो, दैट इज वन. ओके, पर हम यही फॉलो करेंगे जो मैंने सिखाया, रियल अकाउंट ही यूज करेंगे. ठीक है, Okay, sir. Thank you. क्योंकि सी अकाउंट्स कैसा है, इट इज सेड दैट अकाउंटेंसी इज एन आर्ट एज वेल एज इट्स अ साइंस. नाउ व्हाट इज साइंस? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज साइंस? सर साइंस छोड़ियो એટલે તો કોમર્સ માં આયા, ખબર હોત તો સાયન્સ માં ના હોત. Okay, see science यानी there are set of rules. There are set of rules which we have to follow. Okay, but what is art? Art is like it's up to your creativity. अगर मैं बोलूंगा सबको कि कुछ ड्रॉ करो, तो अब लोग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं. मैं बोलूंगा ड्रॉ अ प्लांट, ड्रॉ अ ट्री, तो सबका इमेजिनेशन अलग है, अलग अलग टाइप के ट्रीज बना देंगे लोग, कोई भी स्टैंडर्ड होगा नहीं. सो इट इज समथिंग, आर्ट इज समथिंग क्रिएटिव. इट कैन नॉट बी बाउंड बाय द रूल्स ऑफ सम बुक और सम ऑथर और समथिंग. तो अकाउंट्स कैसा है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया, तो अलग ऑथर्स का अलग इंटरप्रिटेशन आया, सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये गलत मैं ही सही. ओके, वो भी सही है, किसी और ने कोई और इंटरप्रिटेशन लिया वो भी सही है. हमें जो फॉलो करना है, वो हमें जो कन्विंसिंग लगता है वो अभी हम फॉलो करेंगे. ठीक है, तो अगर तुम कोई स्टूडेंट को मिलो जो कोई दूसरे बोर्ड से है और वो ऐसा कहता है कि नहीं नहीं परचेज सेल्स आर नॉमिनल अकाउंट, तो ही इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग. एंड व्हेन यू से दे आर रियल अकाउंट, यू आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग. इज दिस क्लियर? तो इतना स्ट्रेस अभी लेना नहीं, इतना याद रखना, गुड्स कम्स इन, गुड्स गोज आउट, वी कंसिडर इट एज अवर रियल अकाउंट. ठीक है, ओके. शुड आई गो बैक नाउ? एनी अदर डाउट इन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स फॉर अवर मटेरियल? डिबेंचर्स, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल. नाउ बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल जो है उसका कंसेप्ट तुमने समझा था वीडियो लेक्चर देख के. ओके, उसको इट कैन बी कंसिडर्ड रियल, इट कैन बी कंसिडर्ड पर्सनल. ये कौन बोल रहा है? ओके, म्यूट हो गया. नाउ इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक, पेटेंट एंड ऑल. ओके, अच्छा, अप्रेंटिस प्रीमियम पता चला सबको क्या है? अप्रेंटिस प्रीमियम. ओके, नाउ ध्यान दो, ये अप्रेंटिस प्रीमियम का कंसेप्ट 11th में भी आता है, 12th में भी आता है. अप्रेंटिस प्रीमियम यानी, सी हैव यू हर्ड ऑफ ITI? ITI गोरवा? यस सर. ITI क्या है? Yes, sir. इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट. नाउ ITI में किसी को मैकेनिक बनना है, किसी को इलेक्ट्रिशियन बनना है, किसी को वेल्डर बनना है, किसी को AC मैकेनिक बनना है, तो वहां पे अलग अलग ऐसे स्किल बेस्ड वोकेशनल कोर्सेज चलाते हैं. अब ये जो स्किल बेस्ड वोकेशनल कोर्सेज चलाती है सरकार, ये कौन है भाई? भाई म्यूट हो जाओ सब प्लीज. ये जो स्किल बेस्ड वोकेशनल कोर्सेज है, उसमें मान लो कि तुम चले गए और तुमने कहा कि मुझे एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक बनना है, तो तुम गए, तुमने वहां पे ट्रेनिंग लिया, और तुम्हें कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है नहीं, तो तुम उसकी वजह से न तुम जॉब में जा सकते हो, न तुम खुद का गराज खोल सकते हो. तो गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट कंपनीज को बोलता है कि तुम्हें हम पैसा देंगे
तुम इन लोगों को तुम्हारे पास एज अ ट्रेनी रखो और इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दो। तो ये जो पैसा कंपनी को मिलता है, ये है कंपनी के लिए एक इनकम, अप्रेंटिस प्रीमियम। अंडरस्टूड दिस? तो इसको तुम्हें लिखना है नॉमिनल अकाउंट और इसको तुम्हें लिखना है बिजनेस इनकम। गॉट इट? ओके, नाउ एनीथिंग एल्स? सर Sir, उसके complete ऊपर fees वाला भी कौन सा? Legal expenses. 8% गवर्नमेंट सिक्योर હા, ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટી એટલે આપણે ગવર્મેન્ટ આગળથી ગવર્મેન્ટને પૈસા આપ્યા અને એને આપણને ફિક્સ ડિપોઝિટ જેવું એક કાગળિયું આપ્યું, જેના પર હવે હર વર્ષે એમાં લખેલું હશે કે હર વર્ષે આટલું ઇન્ટરેસ્ટ મળશે. ઇટ ઇઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. વી બાય, વી કેન ઇવન સેલ ઇટ. તો હેન્સ ઇટ્સ અ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ઇટ્સ અ રિયલ અકાઉન્ટ. ગોટ ઇટ? sir, audit fees એટલે Oh, એ amazing. ઓડિટ ફીસ. હવે સી બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ આપણે લખી લીધા. હવે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ લખ્યા છે એ બરાબર છે કે નહીં, કોઈએ અકાઉન્ટિંગમાં કોઈ મિસ્ટેક તો નથી કરી, કોઈએ કોઈ ફ્રોડ તો નથી કર્યો. એની માટે ગવર્મેન્ટ સેઝ that you have to get your books of accounts checked and verified by a chartered accountant. आई एम श्योर तुम में से कितने कितने स्टूडेंट्स का ये एस्पिरेशन भी होगा, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्वालिफिकेशन इन दिस कंट्री एंड इवन ग्लोबली. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास वो राइट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करके सर्टिफिकेट देना कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर है. उसके लिए जो पैसा हम देते हैं सीए को, उसको कहते हैं हम ऑडिट फीस. अंडरस्टूड दिस? sir, એ personal हुआ कि nominal हुआ? ઓડિટ ફીસ એટલે શું તિથિ? ફીસ એટલે શું? Fees એટલે આપવું हुआ. ખર્ચો. हाँ, એટલે હર વર્ષે Nominal આપવા એટલે. પડે. નોમિનલ. nominal. ઓડિટ ફી કોઈ વ્યક્તિનું નામ છે? ના. ઓકે, ઓડિટ ફી કમ્સ ઇન ગોઝ આઉટ તો ના થઈ શકે. એક વ્યક્તિનું પણ નામ નથી. ફીસ એટલે ખર્ચો, એટલે નોમિનલ અકાઉન્ટ. હર વર્ષે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ ને આપણે ઓડિટ કરાવવા પડે ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ આગળ. ગોટ ઇટ? Yes, sir. Okay, then that's it. Should we go to the textbook now? Okay, come to the textbook, illustration number 4. Now इसमें illustration ही था तो explanation भी दिया है, तो we can just go through it wherever you have doubt. मैंने काफी कवर कर ही लिए हैं, but just check out if you have any doubt over here. Okay, 1 to 10, any doubt? Illustration 4, are you able to see illustration 4 on the screen? Yes, sir. Okay, 1 to 10, 1 to 20, any doubt? सर 12 12 is a doubt. Okay, stationery account. Stationery account को तुम गिनो as your expense. આપણે સ્ટેશનરી ખરીદીએ ને, પેન, પેપર, શાર્પનર, પેન્સિલ, બુક્સ, એ બધો સ્ટેશનરીનો ખર્ચો છે, એટલે ઇટ્સ અ નોમિનલ અકાઉન્ટ 12th. પણ તો સ્ટેશનરી અસેટ નહીં, કેમ અસેટ કેમ નહીં? હા, સ્ટેશનરી સ્ટોક હોય તો અસેટ. તું મને કે આ સ્ટેશનરી ખરીદી તે તારા ઘરે હર વર્ષે, does it have the same characteristics as your vehicle, as your TV, as your refrigerator? No. It is, you purchase stationery, it get used, it becomes useless thereafter. So the benefit of this is for a shorter period of time. Hence, it's a nominal account. But if it was given stationery stock, it means stationery which is lying unused, which you can use it in the next year, then it is your asset. Understood this? Yes. Okay. Sir, 14. Okay, 14. 14 is 14. काशी, काशीએ પૂછ્યું ને? हाँ सर.
ક્યાં છે જરા તારો ચહેરો દેખાડતો જરા ઓન કર વિડિયો હા કાશવી વોટ્સ ધ ક્વેશ્ચન શું લખ્યું છે એમાં કોપીરાઇટ અકાઉન્ટ હરેક એક્ઝામમાં આપણે જે કરીએ છીએ એ કોપીરાઇટ છે ના સર ઓકે કોપીરાઇટ એટલે શું રાઇટ ટુ કોપી નાउ डू यू हैव अ राइट टू कॉपी अगर तू एग्जाम में कॉपी करता पकड़ाई गई एग्जाम्पल आपू जो कि तू नहीं ज करती हो कॉपी मारा कोई पण स्टूडेंट कॉपी नहीं करता हो आई एम श्योर न होमवर्क न इन एग्जाम न अगर तू पकड़ाई गई फॉर एग्जाम्पल कॉपी करता तो कैन यू से कि आ तो मारो अधिकार छे इट्स माय राइट टू कॉपी નહીં नो तो कॉपी करवानो अधिकार जेनी आगळ होय ने ई जे हक छे that is known as copyright for example एक मूवी रिलीज थયું दिल बेचारा सब बेचारों के लिए ही है ये मूवी नहीं देखोगे तो भी चलेगा दिल बेचारा હવે મૂવી રિલીઝ થયું મારા ખ્યાલથી હોટસ્ટાર પર ઓકે તો લોકોએ શું કર્યું ફટાફટ ટેલિગ્રામ થી ડાઉનલોડ કરી લીધું ટોરેન્ટ થી ડાઉનલોડ કરી લીધું અને જોઈ નાખ્યું પાયરેટેડ So do you have that right? Are you legally, can you do this? નો So you don't have a right to make a copy of that movie. मैं तमने एक स्क्रीनशॉट शेयर કર્યો તો હા યુટ્યુબ વાળો હા તો એમાં શું થયું મેં તમને જે મોટિવેશનલ ઓલું રજત શર્માનો એક ક્લિપિંગ મૂક્યો હતો કલર્સ ટીવી વાળો તો મેં એને યુટ્યુબ ચેનલમાં અપલોડ કર્યો તો તરત કલર્સ ટીવીએ ત્યાં એને બ્લોક કરી દીધું કે ના તમારી આગળ રાઈટ નથી આને યુઝ કરવા માટે that is copyright so can I say it's my asset if I have a right to copy a book if I have a right to copy a song if I have a right to copy a movie if I have a right to copy a design it is my asset I can make lots of money out of it યસ that is copyright it's your asset ઓકે okay chalo what next Okay, should I proceed now? इसमें किसी को कोई डाउट है? નો Okay. Illustration 5 पे आ जाओ. कल तुम्हारे टेस्ट में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी है, तो डाउट हो तो क्लियर कर लेना प्लीज. सर डाउट है बोलो बेटा. 4 में 36 Illustration 4 में 36. Okay, now 36 is bill receivable. चलो मैं तुम्हें ना शॉर्ट में ये कंसेप्ट समझाता हूँ बिकॉज उसके ऊपर पूरा चैप्टर है. क्या वो मुझे पता चल गया बिल रिसीवेबल क्या है लेकिन वो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं वो पता नहीं चला बिल रिसीवेबल इज योर करंट असेट. समझाऊं તમને હું બિલ રિસીવેબલ સમજાવું ઓકે શોર્ટમાં. હવે બિલ રિસીવેબલ ઇઝ યોર કરંટ અસેટ તમે એવું યાદ રાખજો. હવે હું તમને સમજાવું શોર્ટમાં એટલે તમને ફરી આ રિસીવેબલ પેયેબલમાં કન્ફ્યુઝન ના થાય. ध्यान આપજો સ્ક્રીન ઉપર પ્લીઝ. शुभंकर म्यूट कर दो बेटा. ओके नाउ सी Ajay sold goods of rupees 10,000 to Vijay on 2 months credit. Ajay sold goods of rupees 10,000 to Vijay on 2 months credit. હવે ધ્યાન આપો. Now let's say Ajay and Vijay. Now Ajay has given goods to Vijay of rupees 10,000 on 2 months credit. Now is there any written communication or commitment from Vijay that he will pay after 2 months? એવી કોઈ ગેરંટી છે?
એવી કોઈ guarantee છે? The moment you sell on credit, your goods goes to Vijay, but you are not getting any commitment from that person. You agree? So what you do is, Yes. you tell Vijay that Vijay, I will sell goods to you on credit, but you have to give me a return commitment. So what will Ajay do? ધ્યાન આપો, ધ્યાન આપો. Ajay on a piece of paper, Ajay, okay, એટલે અજય આ બધી મહેનત કરશે કેમ કે રૂપિયા જેને લેવાના હોય એને જ આજની દુનિયામાં મહેનત કરવી પડે. તો Ajay will make on a piece of paper, will write the date, will write that I agree to pay Ajay a sum of rupees 10,000 after 2 months for goods sold. And Ajay will sign. Now tell me, આ piece of paper ની કોઈ value છે? અગર હું આવી રીતે બધા માટે બનાવીને પોતે સાઇન કરું તો એની કોઈ વેલ્યુ છે? No. ના. So what I will do is, with this piece of paper, I will go to Vijay and I will tell Vijay, Vijay, did you receive the goods? Okay, yes. Are you happy with the goods? Yes. Will you pay after 2 months? Yeah, એના પૂરા intent છે પૈસા આપવાના. એટલે he will say yes. So I will take this paper and give it to him and say, you accept over here and you sign that you will pay after 2 months. So Vijay will write accepted and Vijay will sign. Now, ये piece of paper अजय अपने पास ले लेगा या विजय को ही दे देगा? अपने पास रखेगा. अजय वापस ले लेगा अपने पास क्योंकि उसके पास ये कमिटमेंट अब आ गया विजय से. तो ये जो पीस ऑफ पेपर जैसे ही विजय ने साइन किया, ये बन गया एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज. इट इज ऑल्सो नोन एज हुंडी. लोकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं हुंडी. ओके, नाउ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट है. जैसे हमारा करेंसी नोट है जिसपे लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, वैसे ये भी एक अग्रीमेंट है, रिटर्न कमिटमेंट है कि सामने वाला 2 महीने बाद पैसा देगा. तो ये पीस ऑफ पेपर अजय के पास आ गया. तो अजय का ये पीस ऑफ पेपर जिसको हम कहते हैं बिल, उसको पैसा लेना है. तो इसके लिए अजय के लिए ये हो जाता है बिल रिसीवेबल. और यही पीस ऑफ पेपर पे जिसने साइन किया विजय ने, उसके लिए ये क्या हो जाएगा? बिल्स पेएबल. अंडरस्टूड दिस? व्हाट इज बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल? क्या ये दो अलग अलग है? कागज का टुकड़ा की एक ही है? एक ही कागज का टुकड़ा है. जिसको पैसा लेना है उसके लिए रिसीवेबल, जिसको पैसा देना है उसके लिए पेएबल. यहाँ पे दोनों रूल एक्ट होते हैं. एक तो ये बिल मेरे पास आ गया तो बिल कम्स इन हो गया, विजय ने साइन करके दे दिया तो उसके लिए बिल्स गोस आउट हो गया. दूसरा, ये बिल पे कमिटमेंट है किसी पर्सन का, मुझे पैसा लेना है तो मेरे लिए है बिल रिसीवेबल. इट इज अ कमिटमेंट फ्रॉम विजय और विजय ने कमिटमेंट दिया है टू पे टू अजय, तो उसके लिए है बिल्स पेएबल. सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पर्सनल अकाउंट ऑल्सो. नाउ बिल रिसीवेबल इज योर करंट असेट, क्योंकि 2 महीने में इसके सामने तुम्हें वापस रोकड़ा कैश मिल जाएगा या चेक मिल जाएगा. तो बिल रिसीवेबल आया, 2 महीने बाद ये कागज का टुकड़ा विजय को दिया, दिखाया कि देख भाई साइन किया, पैसा दे. और विजय ने वो कागज का टुकड़ा लेके तुम्हें पैसा दे दिया. समझ में आ गया? करंट असेट इसके लिए है बिकॉज इट्स वैल्यूज कीप ऑन चेंजिंग. इट इज फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. उसका जो फॉर्म है, जैसे कि रोकड़ा है तुम्हारी जेब में,
वो कैश का नोट वैसे का वैसा नहीं रहता, इट कन्वर्ट्स इनटू सम फूड आइटम, इट कन्वर्ट्स इनटू पेट्रोल, इट कन्वर्ट्स इनटू सम सर्विसेज, तो उसका फॉर्म चेंज होता रहता है, दैट इज व्हाई इट्स अ करंट असेट। पर पैसा दे के मैंने एक व्हीकल खरीदा, तो व्हीकल से वापस कैश कन्वर्ट करने में बहुत लंबा समय लग जाता है, इसके लिए हम उसको कहते हैं फिक्स्ड असेट। मकान लिया है तुम्हारे पेरेंट्स ने, तो कैश दिया, एग्जाम्पल कैश दिया, मकान लिया, अब ये मकान वापस कैश में कब कन्वर्ट होगा, कहना इसे बहुत लंबा समय बीत जाएगा, तो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज फिक्स्ड असेट। समझ में आया? इसका ना एक डायग्राम में बना के तुम्हें दिखाता हूं, जो तुम लाइफ में याद रखना, तुम्हें तुरंत ही कैश, ये फिक्स और करंट असेट का डिफरेंस पता चल जाएगा। सर तो एक्सप्लेनेशन में करंट असेट लिखना? हाँ, हम लोग तो करंट असेट लिखते हैं, ओके, एक्सप्लेनेशन में, ताकि तुम्हारे वो कंसेप्ट ऑफ असेट लायबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। टेक्स्ट बुक में दिया है कि बिल रिसीवेबल इज अ रिसीवेबल अकाउंट, बट यू कैन राइट करंट असेट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके। नाउ ध्यान दो प्लीज, ये डायग्राम अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना, और ऐसे ही लोग बिजनेस करते हैं। ध्यान दो, पहला एग्जांपल मैं दूंगा तुम्हें ऑफ करंट असेट, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम। नाउ ओनर स्टार्टेड बिजनेस बाय ब्रिंगिंग कैश, यानी बिजनेस में कैश आया, ये जो कैश आया उससे ओनर ने क्या खरीदा, ओनर ने खरीदा गुड्स। यू ऑल अग्री विथ मी? नाउ गुड्स हमने किसी को उधार पे बेचा, तो जिसको उधार पे बेचा, कहना इसे वो हमारा कस्टमर है, तो वो बन गया हमारा डेटर। अंडरस्टूड दिस? कैश गॉट कन्वर्टेड इनटू गुड्स, गुड्स सोल्ड, यू सोल्ड गुड्स, यानी गुड्स चला गया, पर उसके बदले कौन खड़ा हो गया, डेटर खड़ा हो गया, जिसके पास से हमें पैसा लेना है। अंडरस्टूड दिस? फिर डेटर ने क्या किया, जैसे कि विजय हमारा डेटर था, डेटर ने ऐसा पीस ऑफ पेपर जो हमने बनाया, बिल, वो साइन कर दिया, हमारे पास वो पेपर आ गया, तो डेटर चला गया, उसके बदले हमारे पास आ गया बिल रिसीवेबल। फिर क्या हुआ, 2 महीने के बाद हम ये पीस ऑफ पेपर लेके हमारे डेटर के पास गए, और हमारे डेटर ने इसके बदले बिल लेके हमें चेक दिया जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया, और फिर हमने बैंक में से वापस पैसा विड्रॉ कर लिया। तो कहना इसे बिजनेस में ये साइकिल हमेशा चलता रहता है, न कैश जो है वो सेम रहेगा, न गुड्स है वो सेम रहेंगे, न डेटर का बैलेंस सेम रहेगा, न बिल रिसीवेबल सेम रहेगा, और न बैंक बैलेंस सेम रहेगा। यू ऑल अग्री? यस सर। नाउ अगर यू विल से कि सर अगर कोई कैश में बिजनेस करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैश से खरीदा गुड्स, गुड्स बेचा, वापस कैश आया, वापस गुड्स खरीदा, वापस गुड्स बेचा, कैश आया, तो ऐसा साइकिल चलता है उधर, या कैश बैंक गुड्स, गुड्स बैंक कैश। तो ये जितने भी यहाँ पे असेट है, कैश है, गुड्स है, राइट टू रिसीव मनी डेटर, राइट टू रिसीव मनी बिल रिसीवेबल, राइट टू रिसीव मनी बैंक, ये सबका बैलेंस कांस्टेंट रहता नहीं है, इट कीप्स ऑन changing. You agree? That is why they are known as current asset. समझे गए बद्दा ने? Now, Yes, sir. let's go to fixed asset. तो फिर सर फिक्स्ड असेट क्या है, उसका डायग्राम कैसा है? फिक्स्ड असेट का डायग्राम बहुत ही सिंपल है। फिक्स्ड असेट में you have cash, ओके, से फॉर एग्जाम्पल ये कैश से तुमने खरीद लिया एक बिल्डिंग। नाउ यू टेल मी, ये जो बिल्डिंग है
will this building be converted into cash very fast or it will be a longer period of time? longer period of longer time. period of time. Obviously. Period of time. Now कोई मुझे ऐसा बोलेगा कि सर 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 मैंने कैश देके बिल्डिंग खरीदा पर 10 दिन बाद वो बिल्डिंग में मजा नहीं आया, मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्डिंग में कोई गड़बड़ है, वास्तु के हिसाब से नहीं है, तो मैंने बेच दिया। तो क्या बिल्डिंग मेरा करंट असेट हो गया? नहीं, बिल्डिंग फिर भी फिक्स असेट हुआ। क्यों? क्योंकि जब खरीदा तब तुम्हारा इंटेंट क्या था, नियत क्या था? टू यूज इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अंडरस्टूड दिस? तो ये रहेगा तो फिक्स असेट ही, भले तुमने कुछ समय में कुछ कारण तुमने इसको बेच लिया। मैंने नया गाड़ी खरीदा, अभी 10 दिन नहीं हुए एक्सीडेंट हो गया, हम सब बच गए, पर ऐसा लगा कि ये कार तो साला पनौती है, इसको बेचो। तो क्या कार मेरा करंट असेट होगा? नहीं, वो स्टिल मेरा फिक्स असेट ही होगा, क्योंकि जब खरीदा तब इंटेंट था टू यूज इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? इज द कंसेप्ट क्लियर? डायग्राम पता चल गया? डायग्राम बना लो और हमेशा ये याद रखना, कैश से बैंक, बैंक से बिल्डिंग, तो कैश बैंक करंट असेट, पर बिल्डिंग इज योर फिक्स असेट। कैश से फर्नीचर, तो फर्नीचर इज योर फिक्स असेट बिकॉज द इंटेंट इज टू यूज इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा, तो वो तुम्हारा फिक्स असेट है, अगर तुम्हारा इंटेंट है टू यूज इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इज दिस क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट नाउ? હેલો સર. हाँ સર હવે બધા એટલે બધા બિઝનેસમેન ને એ બધા હોય છે તે લોકો બિલ્ડિંગ્સ લઈ લે અને પછી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર મૂકી દે, તો સર એ ફિક્સ્ડ એસેટ થયું? ઓબ્વિયસલી મને કોઈ રોકી શકે છે બિલ્ડિંગ લેવામાં? હું 1 2 3 4 10 15 50 100 ઘર લઈ શકું છું, તો હું શું બધા ઘરમાં રહેવાનો છું? ના, મેં લીધા ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, પછી એનાથી હું ભાડું કમાઈશ, એને વેચીને એપ્રિસિએશન કમાઈશ. દે આર માય ફિક્સ અસેટ. ઇઝ ધીસ ક્લિયર? યસ સર. પણ મેં બિલ્ડિંગ લીધા જ છે વેચવા માટે, મારો ધંધો છે, બિલ્ડિંગ ખરીદો બિલ્ડિંગ વેચો, તો એ મારા કરંટ અસેટ કહેવાશે। ખ્યાલ આવ્યો? યસ સર, એટલે પેલું રિયલ એસ્ટેટ જેવું? હા, બિલ્ડર માટે બિલ્ડિંગ ઇઝ કરંટ અસેટ, કેમ કે એનું કામ શું છે, એની માટે આ ગુડ્સ શું છે, આ ગુડ્સ છે એની માટે બિલ્ડિંગ, એટલે કેશ આવ્યું, બિલ્ડિંગ બનાવ્યું, બિલ્ડિંગ વેચ્યું, પાછું કેશ આવ્યું, પાછું બિલ્ડિંગ, પાછું કેશ, બિલ્ડિંગ, કેશ, બિલ્ડિંગ, કેશ, બિલ્ડિંગ, તો એનો બિઝનેસ કરે છે, તો ઇટ ઇઝ ગુડ્સ, ઇટ્સ ઇઝ કરંટ અસેટ। ફર્નિચર નો ધંધો કરું છું તો ફર્નિચર ઇઝ માય કરંટ અસેટ। ખ્યાલ આવી ગયો? યસ સર. Any other doubt? Is the concept clear? ये साइकिल बिजनेस में करंट असेट का साइकिल जितना फास्ट घूमेगा उतना अच्छा बिजनेस है। यू ऑल अग्री? Yes. Yes. Yes, sir. कंसेप्ट आगे भी आएंगे, इसके एडवांस कंसेप्ट हम डिटेल में और बहुत सारा पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखना है कि करंट असेट क्या है, कैश असेट और फिक्स असेट क्या है। गॉट इट? ओके, now let's go back. ओके, अब इसके अलावा एनी डाउट? No. बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल पता चल गया, फिक्स असेट करंट असेट पता चल गया, बैड डेट्स पता चल गया सबको, बैड डेट्स पता चल गया सबको? Yes, sir. Okay, then any other typical account? સર ડિવિડન્ડ વાળા પ્રોબ્લેમ, શું? ડિવિડન્ડ અકાઉન્ટ? किसका डाउट है ये? રોહન શાહ. रोहन, ओके। रोहन, नाउ ध्यान देना, डिविडेंड क्या है? हैव यू हर्ड ऑफ दिस कंपनी रिलायंस? યસ સર. नाउ ये जो रिलायंस कंपनी है, ये रिलायंस कंपनी के ओनर्स कौन है? और द ओनर्स? અંબાની ફેમિલી. नो 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 नो, सी मैं उसका नाम लिखता हूँ,
पब्लिक शेयर होल्डर्स हाँ, एक मिनट, मैं उसका पहले नाम लिखता हूँ। शेयर होल्डर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नाउ जहां पे भी ऐसा लिखा है द वर्ड लिमिटेड, इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अच्छा, अगर ऐसा लिखा होता तो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, तो उसका ओनर प्राइवेट होता। तो ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ओके, यहाँ पे जनरल पब्लिक पैसा इन्वेस्ट कर सकता नहीं है। पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये यहाँ पे वर्ड पीवीटी नहीं है, यहाँ पे वर्ड लिमिटेड है, तो वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है उसका जो कैपिटल है, कैपिटल जो है is divided into various part and each part is known as a share। तो शेयर क्या है पता चला? शेयर यानी हिस्सा। ओके, इसका नॉर्मल मीनिंग भी यही है कि शेयर करो यानी हिस्सा दो। तो कैपिटल जितना भी रिलायंस का है, इट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस शेयर्स। नाउ ये शेयर्स कोई भी खरीद सकता है, कोई भी पब्लिक में anyone can go and buy the shares। तो ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। मेजर शेयर होल्डिंग इज विद मुकेश अंबानी, ही इज द प्रमोटर। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे जैसे लोगों ने रिलायंस के शेयर खरीदे हैं। अब हम शेयर क्यों खरीदते हैं, पर्पस क्या है? एक पर्पस है टू अर्न प्रॉफिट, सॉरी, एक पर्पस है टू अर्न एप्रिसिएशन यानी इंक्रीज इन द शेयर प्राइस। तो हमने खरीदा 2000 में, प्राइस हो गया 2200, हमने बेच दिया 200 रुपए का, प्रॉफिट हो गया, एप्रिसिएशन हो गया। दूसरा है डिविडेंड। अब ये डिविडेंड क्या है? तुम्हारा कैपिटल में हिस्सा है, तुमने शेयर खरीदा है, तो तुम भी एक को ओनर हो गए। तो जैसे ही कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो तुम एक ओनर हो, तो तुम भी वो प्रॉफिट में तुम्हारा हिस्सा मांगोगे कि मुझे भी मेरा हिस्सा दो। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये प्रॉफिट जो है अपने शेयर होल्डर्स में बांटेगी। इसको हम कहते हैं डिविडेंड। अंडरस्टूड दिस रोहन एंड अदर्स? पहले है ना ये डिविडेंड के चेक आते थे। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स के पास शेयर्स हो तो उन घर पे ना ऐसे चेक आते थे, डिविडेंड के चेक। अभी सब कुछ डीमैट में हो गया है, तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में चला जाता है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स के पास शेयर्स है या म्यूचुअल फंड है तो तुम उनको पूछना कि इसमें डिविडेंड मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके, अब डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है कोई कंपनी के लिए। कंपनी ऐसा नक्की करेगी अपने एनुअल जनरल मीटिंग में तो ही डिविडेंड देगी। शेयर होल्डर तो हमेशा चाहेंगे कि मुझे हिस्सा दे दो, पर वो डिसीजन कंपनी के हाथ में रहता है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। इज दिस क्लियर? डिविडेंड क्या है इन शॉर्ट ये पता चल गया सबको? डिविडेंड इज द इनकम, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर ने बिजनेस से पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो जो इनकम हुआ डिविडेंड का वो उसका बिजनेस इनकम है। तो डिविडेंड इज अ बिजनेस इनकम। ये थोड़ा डिबेटेबल है, पर अभी मुझे इसमें कोई डिबेट नहीं करना है। अभी के लिए तुम इसको डिविडेंड इनकम नॉमिनल अकाउंट लिखना। Got it? All of you understood what is dividend? Dividend is your share in the profit of a public limited company. If someone asks you what is dividend, then this is how you have to give a reply in English. It is your share or share of a shareholder in the profit of a public limited company as declared
by the company in its annual general meeting. इसका डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं आने वाला है, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए है. समझ में आ गया what is dividend? Okay, let's proceed to other doubts. Any other doubts? Just go through it once. Illustration 5 पे आ जाओ. Illustration number 30. 5 में 30. Yes, sir. रॉयल्टी. ओ सुपर. रॉयल्टी यानी क्या? से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी है. ओके, मैंने 5G टेक्नोलॉजी फाइंड किया. अब रिलायंस जियो को 5G टेक्नोलॉजी चाहिए, तो मेरी कंपनी के पास वो 5G टेक्नोलॉजी है, तो रिलायंस कंपनी विल से मुझे वो टेक्नोलॉजी दो. तो मैं ऐसा बोलूंगा टेक्नोलॉजी चाहिए, तो ये टेक्नोलॉजी से जो तुम्हारा कमाई होगा उसके ऊपर मुझे रॉयल्टी मिलना चाहिए. अगर मैं एक ऑथर हूं, मैंने एक बुक लिखा, फॉर एग्जाम्पल चेतन भगत. हैव यू हर्ड ऑफ दिस पर्सन? Yes. Yes, sir. हाँ, उसके Yes. पे एक मूवी भी आया था, 2 स्टेट्स, Half girlfriend. Yes, sir. 3 इडियट्स, The night at the call center. नाइट एट द कॉल सेंटर. ओके, तो चेतन भगत ने एक बुक लिखा. अब ये जो बुक लिखा, ओके, उसका पब्लिशिंग का राइट कोई कंपनी ने ले लिया उसके पास से. तो उसने कंपनी ने ऐसा डील किया चेतन भगत के साथ कि हम तुम्हें लमसम इतना पैसा देते हैं, प्लस विथ एवरी कॉपी दैट इज सोल्ड और लीगली डाउनलोडेड तुम्हें पर कॉपी इतना रॉयल्टी मिलेगा. अंडरस्टूड व्हाट इज रॉयल्टी? Yes, sir. हीरो, हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, पता है तुम्हें ये नाम? बजाज, KTM. Yes. ओके, ये जितने भी नाम है, ओके, नाउ ये पहले एक टाइम पे TVS एंड कावासाकी वर टुगेदर. नाउ TVS एंड BMW हैव कम टुगेदर. दे आर मेकिंग बाइक्स यूजिंग टेक्नोलॉजी ऑफ BMW. वैसे ही हीरो यूज्ड टू मेक बाइक्स यूजिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम होंडा. मारुति मेकिंग कार्स यूजिंग टेक्नोलॉजी ऑफ सुजुकी. तो ये सब जो कंपनी किसी का टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उनको रॉयल्टी पे करना पड़ता है. समझ में आ गया व्हाट इज रॉयल्टी? Yes, sir. इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस. इट कैन ऑल्सो बी अ इनकम, बट अगर कुछ भी नहीं दिया है तो इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस. गॉट इट? Yes, sir. देन अच्छा, પેટી કેશ. પેટી કેશ એટલે પેટીમાં રોકડા નહીં. पेटी कैश यानी कि कोई भी कंपनी होता है, ओके, उसमें बड़ी कंपनी की बात करता हूं. ओके, जब पहले बहुत कैश ट्रांजैक्शंस होते थे, बैंकिंग सिस्टम इतना इवॉल्व नहीं हुआ था, तो 2 तरह के कैशियर थे. एक था मेन कैशियर और दूसरा था पेटी कैशियर. पेटी यानी छोटे छोटे खर्चे करने के लिए वो छोटा कैशियर, और बड़े बड़े खर्चे करने के लिए, पैसा कलेक्ट करने के लिए बड़ा कैशियर, मेन कैशियर. तो मेन कैशियर क्या करता है कि एक आदमी को थोड़ा पैसा देके रखेगा और उसको कहेगा कि डे टू डे छोटे छोटे खर्चे, पेटी यानी स्मॉल, छोटे छोटे खर्चे तुम करना. समझ में आया? अब हमारे पास बिजनेस में 2 कैशियर है, एक है बड़ा कैशियर, एक है छोटा कैशियर. तो अब ये दोनों कैशियर के पास कैश जो है उनके कैश बॉक्स में, तो मेन कैशियर के पास जो कैश है उसको हम कहेंगे कैश बैलेंस या कैश, और छोटे कैशियर के पास जो कैश है, छोटू कैशियर, उसको हम कहेंगे पेटी कैश. तो पेटी कैश वो भी करेंसी नोट ही है, तो वो तुम्हारा असेट है, वो तुम्हारा करंट असेट है. इट इज पेटी कैश. जैसे कि तुम्हारे घर पे तुम्हारी मॉम, वो एक मेन कैशियर है,
तुम्हारे पापा तुम्हारी मॉम को हर महीने एक बड़ा अमाउंट देते हैं, पर तुम्हारी मॉम तुम्हें कुछ छोटा अमाउंट देती है कि तुम्हारे छोटे छोटे खर्चे करने के लिए, पर तुम्हारे पॉकेट में जो कैश है, छोटू कैश, थोड़ा कैश, वो भी एक तुम्हारा असेट ही है, करंट असेट है, जो कुछ समय में कुछ सर्विसेज या समोसे या पानी पूरी में या बुक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया पेटी कैश क्या है? पेटी कैश अकाउंट है तो इट्स योर करंट असेट। इज दिस क्लियर? बट पेटी कैश एक्सपेंस, तुमने जो छोटे छोटे खर्चे किए, पेट्रोल भराया 50 रुपए का, समोसे खा लिए 20 रुपए के, पानी पूरी खा ली 20 रुपए की, पानी पूरी ओके, तो नाश्ता कर लिया, कुछ नोटबुक खरीद ली, पेन खरीद लिया, तो ये सब जो खर्चे हैं वो छोटे छोटे खर्चे, उसको कहते हैं पेटी कैश एक्सपेंस। वो तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट है। पता चला सबको? ओके, चलो नेक्स्ट। दैट्स इट, गो थ्रू इट, एक बार देख लो प्लीज। कल तुम्हारा टेस्ट है, मैं पूछूंगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और टू इफेक्ट्स भी। ग्रेट, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर हो गया सबको? गोल्डन रूल याद है? गोल्डन रूल सबको याद है? कभी नहीं भूलेगा। चलो, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? ओके, तो रिसीवर गिवर, देखो इसके अंदर ही राज छुपा है कैसे क्लासिफाई करना है अकाउंट्स को, कि गिवर रिसीवर कौन हो सकता है जिसके नाम पे हम बिल बना सकते हैं, जो जिसके नाम पे हम चेक लिखते हैं, तो दे आर अवर पर्सनल अकाउंट। यानी नाम, जनरली नाम होगा तो वो पर्सनल अकाउंट है, इतना याद रखना। देन रियल अकाउंट, व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट what comes in, credit what goes out. तो जो आ सकता है, जा सकता है, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कॉपीराइट है तो ये राइट मैं किसी कंपनी को बेच सकता हूँ। मेरे पास पेटेंट है तो ये पेटेंट मैं किसी को बेच सकता हूँ। अंडरस्टूड दिस? मेरे पास मेरा गुडविल है तो ये गुडविल भी मैं किसी को बेच सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइजी। सुना है तुमने मैकडॉनल्ड का फ्रेंचाइजी बहुत चलता है। यंगस्टर्स आर क्रेजी फॉर मैकडॉनल्ड्स। सबसे फास्ट मिलने वाला फूड इज एट मैकडॉनल्ड्स। पैसा दिया और 2 मिनट में फूड हाथ में और 5 मिनट में फूड पेट में। तो फास्ट फूड, तो मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइजी फीस लेता है, उसमें वो लेता है गुडविल, उसके नाम का पैसा। अगर मैं मेरे नाम से बर्गर बेचूंगा तो कोई खरीदने नहीं आएगा। अंडरस्टूड दिस? ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क ऐसा मेरे पास ब्रांड है, ऐसे मेरे पास एक मार्क है जो मैंने पेटेंट करा के रखा है, उसको मैं किसी को यूज करने के लिए दे रहा हूं। जैसे कि इंडिया का मोस्ट पॉपुलर ट्रेडमार्क इज ISI, पाकिस्तान वाला नहीं, ISI। अगर तुम एक कुकर खरीदने जाओगे तो वो ISI सर्टिफाइड होना चाहिए। गैस का चूल्हा, बर्नर खरीदोगे तो वो ISI मार्क होना चाहिए। अंडरस्टूड दिस? तो उसको कहते हैं ट्रेडमार्क। समझ में आई? ये सब हम किसी, हमारे पास वो ट्रेडमार्क है तो हम किसी को ये दे सकते हैं कि तुम मेरा ये मार्क यूज करो, उसके लिए इतना पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब ट्रेडमार्क, मार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब हमारे इंटेंजिबल असेट है। क्यों इंटेंजिबल? अब हमारा इमेज कहीं पे मार्केट में बिकता नहीं है, थैली पे, डीमार्ट पे। ओके, इट्स इंटेंजिबल। इज दिस क्लियर? तो copyright, patent, trademark, they are all our intangible asset. Got it? Investments,
शेयर्स है, म्यूचुअल फंड है, इंदिरा विकास पत्र है, फिक्स डिपॉजिट्स है, ओके, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है। तो ये सब हम खरीदते हैं, हम बेचते हैं, तो ये सब हमारे रियल अकाउंट है। देन नॉमिनल अकाउंट क्या है? अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विथ इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम, गेन्स एंड प्रॉफिट। इज दिस क्लियर? तो तुम्हारे पॉकेट में कुछ पैसे थे और वो पॉकेट मार ने वो पॉकेट ले लिया, तो ये जो लॉस हुआ ये तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट है। इज दिस क्लियर? तो लॉस हुआ, आग लग गया, सामान डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय रेन, तो दे आर ऑल योर बिजनेस लॉस। लॉस ऑन सेल ऑफ सम असेट, एक मेरा व्हीकल पुराना बिजनेस में यूज कर रहा था, उसको बेच दिया मैंने, तो नुकसान हो गया। तो ये जितने भी लॉस है वो सब नॉमिनल अकाउंट है। जितने भी एक्सपेंस है वो सब हमारे नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंस यानी क्या? एक्सपेंस यानी खर्चा, मनी स्पेंड, बट द बेनिफिट इज फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इज दिस क्लियर? तुम्हारे घर से तुम देखते हो कि खर्चा होता है, तो अब वो खर्चे को दो तरीके से तुम बाइफरकेट कर सकते हो। एक है असेट, दूसरा है एक्सपेंस। इज दिस क्लियर? ओके, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट द एक्सपेंसेस, लॉसेस, क्रेडिट द इनकम, गेन एंड प्रॉफिट। इनकम यानी वो पैसा मिला जो अगेन इट इज यू आर गिविंग सर्विसेज, receiving money, again giving service, receiving money. The cycle is for a shorter period of time. जैसे कि तुम्हारा घर तुमने भाड़े पे दिया है, तो रेंट का इनकम हुआ, 1 महीने का भाड़ा दिया, वापस 1 महीना रहा, फिर भाड़ा दिया, वापस 1 महीना रहा, फिर भाड़ा दिया। तो यू आर गिविंग सर्विसेज, रिसीविंग मनी, गिविंग सर्विस, रिसीविंग मनी, गिविंग सर्विस, रिसीविंग मनी। सर्विस देना बंद, बोला निकल इधर से, तो इनकम भी बंद। Understood this? Is this concept clear now? Real, personal, nominal पता चल गया, assets पता चल गया, liabilities पता है क्या है। तुम सब तुम्हारे पेरेंट के लिए एक asset हो, liability हो नहीं। liability यानी बोझ माथा पर दुखावो, सर पे जो देना है कर्जा, is liability. Any amount which the business owes to outsiders or to others are known as liabilities. Is this clear? Okay, that's it. You have any other doubts? तो ये डाउट सेशन मैंने रखा था तुम्हारे जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर करने के लिए, so that you become now confident. कैसे क्लासिफाई करना है उसके लिए तुम अकाउंट पढ़ के सोचना, फिर लिखना। Is this clear? लिखने के बाद मत सोचना, पहले पढ़ना फिर सोचना कि ये क्या है, पहले अंडरस्टैंड करो। ये हैबिट तुम कल्टीवेट करोगे तो अकाउंट्स में मिस्टेक होना बंद हो जाएगा या एकदम मिनिमाइज हो जाएगा। एंड धीरे 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 ये स्पीड भी बढ़ जाएगा। अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, सेकेंड टाइम कर रहे हो, थर्ड टाइम कर रहे हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ब्रेन को आदत पड़ जाएगा। अभी तुम्हें एक पैराग्राफ पढ़ना है तो उतना टाइम नहीं लगता है जितना तुम्हें लाइफ में फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम लगा होगा एक पैराग्राफ पढ़ने में या एक स्टेटमेंट पढ़ने में। इज दिस क्लियर? बट यही फॉर्मेट, यही मेथड फॉलो करना है। फर्स्ट यू रीड, देन यू थिंक, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। ये क्या है? ये कोई इंसान है? ये कोई कंपनी का नाम है? क्या ये रिसीवर गिवर है? ऐसा है तो पर्सनल है, ऐसा नहीं है तो क्या है? देखो, आ सकता है, जा सकता है, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इज दिस क्लियर? फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी, यू विल से कि सर स्टेशनरी तो खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तुम स्टेशनरी खरीद सकते हो, पर तुमने खरीद के तुरंत यूज कर डाला तो वो तुम्हारा खर्चा हो गया। पेट्रोल भी खरीदते हो पर वो तुरंत कंज्यूम हो जाता है तो वो तुम्हारा खर्चा है। समझ में आया?
तो ऐसा नहीं कि सर खरीदा बेचा तो रियल, तुम्हें भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको थोड़ा टाइट करके रखना, लूज टूल्स मत बना देना। समझ में आया? तो ऐसा ना गोखना नहीं कि सर खरीदना बेचना तो सर ने कहा था पेट्रोल खरीदा तो रियल अकाउंट। नो नो भाई, पेट्रोल खरीद के क्यों खरीदा? वापरने के लिए, यूज करने के लिए, तुरंत यूज हो गया, व्हीकल लेके घूमे इधर उधर, पेट्रोल खर्च, वापस भराया, तो इट इज योर नॉमिनल अकाउंट। अंडरस्टूड दिस? गॉट इट? तो दैट्स इट फॉर द डे। अब तुम्हें जो होमवर्क दिया है वो प्रॉपरली करना। होमवर्क में क्या था? लेट मी चेक आउट। Was it given to you or to be given? Will be given in the lecture. Okay. Now homework के लिए टेक्स्ट बुक में से ही मुझे तुम्हें देना है इलस्ट्रेशन। अच्छा, होमवर्क में तुम्हें मैसेज कर दूं थोड़ी देर बाद, ठीक है ना? हाँ सर। Okay, sir. बाय। Okay, sir. Bye, Bye, sir. Bye, sir. Sir, doubt. हाँ